अच्छा, हम तो हमेशा सही होते हैं। आप लोग कैसे हैं पहले ये बताएं। आप लोग ठीक हैं? अच्छा, प्रणाम डॉक्टर जी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है। गुड मॉर्निंग सबको। थैंक यू, जो लोग इतनी तारीफ करते हैं उनको थैंक यू। पढ़े? टाइम क्यों चेंज हो रहा है? टाइम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आज सर नहीं आए और अभी हम इससे पहले भी लेक्चर ले रहे थे, तो चले अब आगे पढ़े। सही है, प्रैक्टिस के लिए GS 7300 सही है आप लोग का। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पढ़े। चले, क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? PDF हिंदी में बहुत जल्दी मिल जाएगा। PDF हमें कोई हिंदी में इतना अच्छा मिल नहीं रहा है जो अपलोड किया जा सके, इसलिए हिंदी में भेजने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम। मोहित पूछिए क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, सबके कमेंट आ रहे हैं। सुशील, उदयवीर, सुखराम, सबके कमेंट आ रहे हैं। MD प्रशांत, सबके आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हमने बात करने में लगा दिया, तब हम लोग पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC के प्रकार। WBC के प्रकार, और हमने बताया था जो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ठीक है लेकिन बहुत सही नहीं है। ल्यूसेंट हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ल्यूसेंट में गलतियां बहुत होती हैं, इसीलिए आप लोग उसको ज़्यादा ध्यान ना दें। ल्यूसेंट के जगह आप लोग ये 7300 वाला भी कर सकते हैं, या उसके अलावा आप लोग अरिहंत का भी ले सकते हैं। अरिहंत का क्वेश्चन तो हम बताते ही चलते हैं, सारा क्वेश्चन तो बताते ही चलते हैं कि आप लोग का यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको बताते चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। और क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ WBC। और फिर से हम आपको लास्ट, हाँ घटना चक्र भी ठीक है, लास्ट का 10 मिनट फिर से देंगे आप लोग को डाउट पूछने के लिए, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं। और चलिए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग सारे जितने भी WBC हैं, हमने बताया था WBC मेनली 5 तरह के होते हैं। और 5 तरह के कौन कौन से थे? तो पहला हमारा WBC कौन सा था? ये था इओसिनोफिल। पहला था इओसिनोफिल। सेकंड देखें, सेकंड हमारा कौन सा था? तो सेकंड जो हमारा था ये था हमारा बेसोफिल। बेसोफिल ये था हमारा सेकंड। थर्ड हमारा कौन सा था? थर्ड हमारा पार्ट कौन सा था? तो ये था हमारा न्यूट्रोफिल। फोर्थ हमारा कौन सा था? तो फोर्थ था हमारा मोनोसाइट। जबकि लास्ट जो हमारा WBC कौन सा था? तो ये था हमारा लिम्फोसाइट। तो यहां से आप लोग से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, इनमें से लार्जेस्ट WBC कौन सा था? लार्जेस्ट WBC कौन सा था? इनमें से सबसे बड़ा WBC कौन सा था? तो आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका था, हमारा लार्जेस्ट WBC कौन सा था? मोनोसाइट था। जबकि हमारा स्मॉलेस्ट WBC कौन सा था? सबसे छोटा WBC कौन सा था? लिम्फोसाइट। याद है? अच्छी बात है कि आप लोगों को याद है। तो सबसे बड़ा मोनोसाइट था, जबकि सबसे छोटा हमारा कौन सा था? लिम्फोसाइट। ऐसे ही बताया था हमने, नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम किसका नंबर होता है? इन पांचों में से नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम किसका नंबर होता है? तो आपका पांचों में नंबर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर किसका था? न्यूट्रोफिल का। जबकि सबसे कम नंबर किसका था? तो सबसे कम नंबर किसका था आपका? वो था हमारा बेसोफिल का। इन पांचों में डिस्कस किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? बेसोफिल का मिनिमम नंबर था। उदयवीर आपको लास्ट में बताएंगे बायो के कितनी क्लास होंगी, वो हमें भी जोड़कर बताना होगा, तो हम आपको बता देंगे कितनी क्लासेस होंगी। तो हमने क्या बोला था, जो ये 3 हैं, इन तीनों को हम लोग क्या बोल रहे थे? तो ये जो 3 थे, इन 3 को हम लोग बोल रहे थे ग्रेन्युलोसाइट। इनको हम लोग बोल रहे थे ग्रेन्युलोसाइट। जबकि इन तीनों को हम लोग क्या बोल रहे थे? तो ये जो हमारे 3 थे, इनको हम लोग बोल रहे थे ए ग्रेन्युलोसाइट, यही बोल रहे थे। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? तो इसका जो हिंदी नाम था, इसका हिंदी नाम था आपका कनिका युक्त, इसको हम लोग बोल रहे थे। जबकि जो हमारे ये वाले पार्ट थे, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? तो इसको हम लोग बोल रहे थे अकनिका युक्त। और लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो अब हम आपको बताते हैं। और क्या बताते हैं? इसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट क्यों बोलते हैं, इसको ए ग्रेन्युलोसाइट क्यों बोलते हैं, इसका हिंदी नाम यही था। लास्ट क्लास में ही बताए थे, इसके 5 का हिंदी नाम सेम होता है। तो चलिए देखें,
हाँ जी, मेरी क्लास नहीं थी, लेकिन आप लोग की क्लास मिस ना हो, आज अभिषेक सर नहीं आ पाए थे, तो आप लोग की क्लास मिस ना हो इसलिए हम क्लास लेने आ गए। तो चलिए देखें, इसे ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलेंगे, इसे ए ग्रेनुलोसाइट क्यों बोलेंगे, इसका वजह होना चाहिए। तो चलिए देखिए इसका वजह क्या होता है, और थोड़ी देर के लिए आप लोग बिल्कुल कमेंट करना छोड़े, पहले समझे, उसके बाद आप लोग जो भी डाउट होगा वो पूछिएगा। तो देखिए होता क्या है, ये पांचों हमारे किसके पार्ट है, जो हमारा इओसिनो बेसो न्यूट्रो, ये जो पांचों है, पांचों किसके पार्ट है, डब्ल्यूबीसी के। और आप लोग को बताया गया था जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसमें हमारा केंद्रक पाया जाता है। ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए हमारा इनमें क्या होगा, इन पांचों में क्या होगा, तो देखिए ये जो पांचों हैं, ये हमारा मान लीजिए इओसिनोफिल है, ये हमारा बेसोफिल है, ये हमारा न्यूट्रोफिल है, ये हमारा मोनोसाइट है, और ये हमारा क्या है, लिम्फोसाइट है। तो क्या होगा, अब आप लोग बिल्कुल शांत रहें और इसको समझे क्या इसमें हम बताना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारे डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन पांचों में पांचों में अलग अलग तरह का केंद्रक होता है। किसी में देखें तो किसी में 2 केंद्रक पाया जाता है, किसी में 3 केंद्रक पाया जाता है, और इनमें अलग अलग केंद्रक पाया जाने की वजह से इनको ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या इसमें है आपका, इसमें कितना केंद्रक होगा, इसमें कितना केंद्रक होगा, तो ये आप लोग का रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया गया तब के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि किस में कितना केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल में केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसमें कितना न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें आपका 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस। तो आप लोग से पूछा जाए आपके इओसिनोफिल में, एक इओसिनोफिल में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो जो हमारा इओसिनोफिल है इसमें टोटल 2 ब्रेन पाया जाता है, 2 ब्रेन पाया जाता है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहां से मे भी अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए वह कौन सा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आपका डब्ल्यूबीसी का पार्ट होगा, और डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट होगा, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। अब देखें जो हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, बेसोफिल, बेसोफिल। और जो बेसोफिल है, बेसोफिल में आप लोग का या तो 2 केंद्रक होगा या तो इसमें 3 केंद्रक होगा। तो जो हमारा बेसोफिल है, बेसोफिल में 2 या 3 केंद्रक पाए जा सकते हैं। किसी बेसोफिल में 2 केंद्रक हो सकता है, या किसी में आपका कितना हो सकता है, 3 केंद्रक हो सकता है। तो ये याद रखिएगा जो हमारा बेसोफिल है इसमें 2 भी हो सकता है केंद्रक, या 3 भी केंद्रक हो सकता है। लेकिन जो पूछा जा सकता है वो मेनली न्यूट्रोफिल का पूछा जा सकता है। और ऐसा क्यों पूछा जा सकता है, तो जो हमारा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में आप लोग के अनगिनत केंद्रक पाए जाते हैं। जो न्यूट्रोफिल है आपका, एक न्यूट्रोफिल में अनगिनत केंद्रक पाए जाते हैं, और इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस सेल। पॉलीन्यूक्लियस सेल, बहुकेंद्रकीय कोशिका। आपका एक ही सेल है और एक सेल में कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियस सेल। पॉलीन्यूक्लियस सेल, बहुकेंद्रकीय कोशिका। तो चलिए अगर अब हम आप लोग से पूछे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, कौन सा ऐसा सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो देखिए कौन सा ऐसा सेल है जिसमें पॉलीन्यूक्लियस पाया जाएगा, कौन सा होगा, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ऐसे ही पूछा जाए कौन सा ऐसा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस, कंपल्सरी है कि 2 ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो बता सकते हैं कौन सा ऐसा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो 2 न्यूक्लियस आप लोग का बेसोफिल में भी हो सकता है, इओसिनोफिल में भी हो सकता है। लेकिन अगर पूछे 3 किस में पाया जाएगा, 3 न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, तो 3 न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा, बेसोफिल में। तो इनमें केंद्रक का नंबर ज्यादा होता है, और केंद्रक का नंबर ज्यादा होने के कारण ये बाहर से आप लोग का थोड़ा थोड़ा जैसे हाथ पे दाने हो जाए उसी तरह बाहर से ये थोड़ा खुरदरा खुरदरा सा दिखता है, और इसीलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, इसमें आप लोग का क्या होता है, केंद्रक ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये खुरदरा खुरदरा सा दिखता है, और इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेन्युलोसाइट।
तो आप लोग से पूछा जाए कौन कौन सा WBC है जो आपका ग्रेन्युलोसाइट होता है, कौन कौन सा आप लोग का WBC है जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट होता है, तो हमारा कौन कौन सा होता है, 3 है, इओसिनो, बेसो और न्यूट्रो। ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, ग्रेन्युलोसाइट। अब देखें जो हमारा मोनो और लिम्फो है, मोनो और लिम्फो इन दोनों में कितना न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस। इन दोनों में हमारा सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और जब इन दोनों में सिंगल न्यूक्लियस है, मतलब एक केंद्रक है, ये हमारे सिंपली खुरदरे से नहीं दिखेंगे और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। तो चलिए बताइए कौन कौन से WBC है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, कौन कौन से WBC हैं जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है, चलिए बताइए कौन कौन से WBC हैं जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। ये जो इधर जो है आप लोग करण, कृष्णा, गौरव, ब्रजेंद्र, ये सब जो है इधर से तो रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा बैच है, उत्तम, सिकंदर जो है आप लोग, ये कौन से बैच वाले हैं, इससे कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। कहाँ सो गए आप लोग, इधर वाले से रिप्लाई आ रहा है, शुभम, भूपेंद्र जो हैं इन लोगों से रिप्लाई आ रहा है, इधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो गए आप लोग। चलिए हम बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोगों को क्लियर फाइनली पता चला, 2 ऐसे होंगे जिसमें आप लोग का एक न्यूक्लियस होगा, कौन कौन सा होगा, आप लोग का मोनो और लिम्फो, जबकि 3 ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग आपका केंद्रक होगा और ये हमारा कौन सा होगा, इओसिनो, बेसो एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, न्यूट्रो, न्यूट्रो। तो ये था हमारा WBC के बारे में। तो हमने सारा मिसलिनियस आप लोग को बता दिया, मिसलिनियस जो भी था वो बता दिया, लेकिन अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम इसका फंक्शन जानेंगे। इन सब का क्या काम होता है ये हम आपको बताएंगे। तो क्या काम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, चलिए अब हम सबका फंक्शन बताते हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये जो 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट किसके हैं, WBC के। WBC का मेन काम क्या था, तो WBC का मेन काम था इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो जब ये 5 आपके WBC के ही पार्ट हैं, ये 5 भी क्या काम करेंगे, ये 5 भी आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेंगे। तो देखिए ये 5 कैसे काम करते हैं। तो आप लोग का जैसे आपकी बॉडी में कोई भी वायरस गया या कोई भी आपका बैक्टीरिया गया, तो जैसे ही कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जाता है, सबसे पहले हमारा जो हाथ, जो हमारा स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वो इससे लड़ने की कोशिश करती है। तो जो भी वायरस बैक्टीरिया आया, सबसे पहले हमारा जो त्वचा है उससे, वो इससे लड़ेगा। लेकिन त्वचा जब फेल हो जाता है, देन हमारा कौन काम करता है, तो जो हमारा नाक है, नाक के अंदर जो बाल हैं वो बैक्टीरिया वायरस को बचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर नाक का बाल भी फेल हो गया, देन क्या होगा, देन हमारा जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर चले गए। और जैसे ही शरीर के अंदर गए, अब हमारा इन 5 का काम होगा। तो जैसे ही हमारा बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर चले गए, ये 5 हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये 5 हमें कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चले अब आप लोग फिर से समझेंगे, लेकिन इतना भी नहीं आप लोग खो जाएंगे कि रिप्लाई ही ना आए, रिप्लाई भी साथ साथ करना है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए तब। तो चले क्या बता रहे हैं, ये 5 इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और 5 कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा सबसे पहले इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट लेवल की इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इओसिनोबेसोफिल। फर्स्ट लेवल आप लोग का इओसिनोबेसोफिल। अगर ये दोनों फेल हो गए, देन सेकेंड लेवल की इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये करेगा न्यूट्रोफिल। ये दोनों फेल हो गए, देन हमारे ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये भी फेल हो गया, देन हमारा इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, फाइनल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो जो फाइनल इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करेगा आप लोग का मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मतलब सबसे पहले इन 5 में से ये दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, इनके बाद कौन करेंगे, न्यूट्रोफिल। अगर न्यूट्रोफिल भी फेल हो गया, देन हमारा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। और अगर मोनो और लिम्फो भी फेल हो गया, तो अगर हमारा मोनो और लिम्फो भी फेल हो गया, तो जैसे ही हमारा मोनो और लिम्फो फेल होगा, इसके बाद हम लोग फाइनली बीमार हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग WBC पढ़ रहे हैं, WBC पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको क्या बताएंगे, तो पहले इन दोनों का फंक्शन बताते हैं और होता क्या है। तो आप सब लोग कभी ना कभी धूल वाली जगह पर गए होंगे, सब लोग आप लोग धूल वाली जगह पे गए होंगे। और जब भी आप लोग धूल वाली जगह पे जाते हैं, आपके नाक में धूल चला जाता है। तो पहले तो आप लोग ये बताएं, जो धूल है, धूल हमारे बॉडी का पार्टिकल है कि फॉरेन पार्टिकल है,
तो जो भी धूल होगा, धूल हमारा क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से वो पार्टिकल आ रहा है। नेक्स्ट अब आप लोग बता सकते हैं जो धूल है, धूल हमारा लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा, तो धूल हमारा कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। तो जो हमारे इओसिनो और बेसोफिल है, ये दोनों मेनली किससे इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, तो ये दोनों जब भी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ये मेनली किससे इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, आप लोग के नॉन लिविंग से, निर्जीव से। तो याद रखिएगा जो हमारे पहले दो पार्ट हैं, इओसिनो और बेसोफिल, ये जब भी इम्यूनिटी प्रदान करेंगे किससे करेंगे, नॉन लिविंग, निर्जीव से। और निर्जीव का कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया जाए तो आपके डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर एयर हो गया, हवा हो गया, इन सब से इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, हमारा इओसिनो बेसोफिल। तो देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग धूल वाली जगह पर जाएं, धूल हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा धूल गया, हमें छींक आती है और जैसे ही छींक आती है सारा धूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखिए जैसे ही धूल गया, आप लोग को पता है धूल हमारा फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आ रहा है, ये हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। और जब ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ कोई ना कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। और वही इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तो देखिए होता क्या है, अब इसको समझे ये क्या काम करता है। तो जैसे हमारे धूल हमारे नाक के अंदर गया, जैसे हमारे धूल नाक के अंदर जाता है, हमारे सबसे पहले धूल को पहचानने का काम कौन करता है, बेसोफिल। याद रखिएगा जैसे ही धूल गया, धूल को सबसे पहले पहचानने का काम हमारा कौन करेगा, बेसोफिल करेगा। अब जैसे इसने आपके धूल को पहचाना, अब इसे पता चल चुका है कि हमारे बॉडी में कोई निर्जीव वस्तु आ चुकी है, और वो भी निर्जीव कैसी है, हमारे लिए नुकसान करने वाली है। तो जैसे इसे पता चलेगा कि कोई नुकसान करने वाली निर्जीव वस्तु आ चुकी है, आपका बेसोफिल एक आपका केमिकल बनाता है, एक रसायन बनाता है। तो जैसे हमारे बॉडी में धूल आया, उसे बेसोफिल ने पहचाना, और बेसोफिल पहचान कर यहाँ से ये एक केमिकल बनाएगा, यहाँ से एक रसायन बनाएगा। और यहाँ से कौन सा रसायन बनाता है, तो यहाँ से एक रसायन बनाता है जिसका नाम होता है हिस्टामीन। तो आपका हुआ क्या, बेसोफिल ने धूल को पहचाना, और धूल को पहचान कर यहाँ से एक रसायन बनाया जिसका नाम है हिस्टामीन। तो देखिए जैसे हिस्टामीन बना, आप लोग बता सकते हैं हिस्टामीन कब बनेगा, शरीर में इन्फेक्शन आने पर कि बिना इन्फेक्शन आने पर। आप लोग बता सकते हैं जो हिस्टामीन बनेगा, हिस्टामीन कब बनेगा, शरीर में इन्फेक्शन आने पर कि बिना इन्फेक्शन के। तो जब शरीर में इन्फेक्शन आएगा देन हमारा क्या बनेगा, हिस्टामीन बनेगा। जैसे इन्फेक्शन आए हिस्टामीन बना, और ये हिस्टामीन क्या बताता है, हिस्टामीन बताता है कि शरीर में इन्फेक्शन आ चुका है। तो ये जो हमारा हिस्टामीन बना है वो कहाँ पहुंचेगा, इओसिनोफिल के पास। सानिया आंसर दे रहे हैं, तो चले देखें, यहां से जो हिस्टामीन बना वो कहाँ जाएगा, इओसिनोफिल के पास। और जैसे ही आपका हिस्टामीन इओसिनोफिल के पास गया, इओसिनोफिल को भी पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन आ चुका है। जैसे हिस्टामीन गया वहां पे, उसे भी पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन आ चुका है। और जैसे इसे पता चला कि इन्फेक्शन आ चुका है, ये आपका एलर्जी उत्पन्न करेगा। और जैसे एलर्जी उत्पन्न करेगा, आपको छींक खांसी आएगी, और जैसे छींक खांसी आई, क्या हुआ, जो भी धूल नाक के अंदर था वो आपका बाहर चला आएगा। तो आप लोग फाइनली बता सकते हैं जब हमारा धूल नाक के बाहर चला आया, हम लोग बीमार होंगे कि धूल से बच जाएंगे, हम लोग धूल से बच जाएंगे। तो आप लोग फाइनली बता सकते हैं धूल को सबसे पहले पहचानने का काम किसने किया, तो धूल को सबसे पहले पहचानने का काम किसने किया, आपके बेसोफिल ने। और आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हिस्टामीन कहाँ से बनता है। तो आप लोग बताइए हिस्टामीन कहाँ से बनता है, बता सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग का पूछा जा चुका है, हिस्टामीन कहाँ से बनता है। नहीं, इओसिनोफिल पहचान नहीं करता, पहचान करता है बेसोफिल पहचान करता है, और पहचान करने के बाद उसको इओसिनोफिल को एक्टिवेट करने का भी काम करता है बेसोफिल। तो याद रखिएगा इओसिनोफिल पहचान नहीं करेगा, आपका पहचान करेगा बेसोफिल, और बेसोफिल ही पहचान करके क्या करता है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इस पूरे लाइन से सिर्फ आप लोग को इतना याद रखना है,
ये क्वेश्चन आप लोग का कई बार पूछा जा चुका है, तो इतना आप लोग को याद रहेगा। हिस्टामीन कहाँ से बनता है? हिस्टामीन कहाँ से बनता है? तो जो हमारा हिस्टामीन है कहाँ से बनेगा? बेसोफिल से। तो चलिए नेक्स्ट बताइए, जो हमारे इओसिनो और बेसोफिल हैं, ये दोनों किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे? ये दोनों हमारे लिविंग से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे कि नॉन लिविंग से? तो जो हमारे बेसो और इओसिनोफिल हैं, बेसो और इओसिनोफिल दोनों किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो दोनों हमारे किससे करेंगे? आप लोग के नॉन लिविंग निर्जीव से। तो क्लियर हुआ? आप लोग का बेसोफिल ने ये रसायन बनाया, ये रसायन इसको एक्टिवेट किया, एलर्जी उत्पन्न हुई और फाइनली हमें इम्यूनिटी मिल गई। तो अब क्या बताएंगे? तो चलिए बताइए, क्या आप लोग सारी बीमारी को छींक कर ही खत्म कर सकते हैं? क्या आप लोग सारी बीमारी को छींक कर ही खत्म कर सकते हैं? जैसे मान ले अगर किसी को चेचक हो गया है, तो क्या चेचक हुआ हम लोग बार बार छींक कर चेचक खत्म कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हमारी बीमारी हो गई तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी बीमारी को हम लोग छींक कर ही खत्म कर ले। तो मान ले अब हमारे बॉडी में क्या आ गया? तो अब हमारे बॉडी में ये नहीं, आप लोग का डस्ट एयर नहीं, मान ले अब हमारे बॉडी में क्या आ गया? तो अब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया। और जो हमारा बैक्टीरिया होगा, ये बैक्टीरिया जो हमारा जीवाणु होगा, जीवाणु हमारा क्या होगा? जीवाणु हमारा सजीव होगा, ये लिविंग होगा। तो आप लोग बताइए, क्या हमारा बैक्टीरिया, क्या हमारा इओसिनो और बेसोफिल आप लोग के बैक्टीरिया को किल कर पाएगा? सान्या, हिस्टामीन एक केमिकल है, हिस्टामीन एक केमिकल है जो बेसोफिल से बनता है और ये आपका एक तरह से एक्टिवेटर की तरह काम करता है। और ये एक्टिवेट हमारा किसको करता है? इओसिनोफिल को एक्टिवेट करता है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या बता रहे थे? अब हमारे बॉडी में क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। तो क्या बैक्टीरिया को हमारा इओसिनो और बेसोफिल काम ये खत्म कर पाएगा? नहीं करेगा। तो देखिए ये खत्म नहीं करेगा, मतलब जैसे ही बैक्टीरिया आया ये दोनों क्या हो गए? फेल हो गए, ये दोनों फेल हो गए। और जब ये दोनों फेल हुए देन काम किसका आएगा? न्यूट्रोफिल का। तो जैसे ये दोनों फेल हुए देन हमारा किसका फंक्शन होगा? न्यूट्रोफिल का। तो न्यूट्रोफिल ने दूसरे लेवल पे इम्यूनिटी प्रदान की, और दूसरे लेवल पे इम्यूनिटी प्रदान की मतलब जब हमारे इओसिनो और बेसोफिल फेल हो जाते हैं देन हमारी इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? देन हमारा प्रोवाइड करता है न्यूट्रोफिल। तो देखिए न्यूट्रोफिल कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, इसको समझते हैं अब हम लोग। तो देखिए जो हमारा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल हमेशा किससे इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो ये जब भी इम्यूनिटी प्रदान करेगा ये हमारे शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करेगा। न्यूट्रोफिल जब भी इम्यूनिटी प्रदान करेगा ये हमेशा किससे इम्यूनिटी प्रदान करेगा? तो ये हमेशा शुद्ध सजीवों से इम्यूनिटी प्रदान करता है। राकेश आंसर देंगे, वेट कीजिए पहले। तो चले देखे, ये जब भी आपका करेगा प्योर लिविंग से, प्योर लिविंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ हम लोग प्योर लिविंग क्यों बोल रहे हैं? लिविंग भी तो बोल सकते थे, लिविंग बोले या प्योर लिविंग बोले दोनों आपका सेम ही होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर प्योर लिविंग क्यों लिखा? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। और क्या लॉजिक होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं प्योर लिविंग लिखने का लॉजिक क्या होता है। तो आप लोग एक जीव के बारे में सुने होंगे, और आपका एक जीव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस। आपका एक जीव होता है वायरस, और वायरस को हम लोग बोलते हैं विषाणु। जो हमारा एक जीव होता है वायरस, विषाणु, विषाणु के बारे में क्या बोला जाता है? वायरस के बारे में एक पॉइंट बोला जाता है, और वायरस के बारे में एक पॉइंट बोला जाता है, इट इज द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह हमारे सजीव तथा निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। जो हमारे वायरस है, वायरस को क्या बोला जाता है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे वायरस को हम लोग कड़ी क्यों बोलते हैं? आप लोग का जो वायरस है वो लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा? तो चलिए बताते हैं वायरस होते क्या है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप लोग अब बताएं फाइनली वायरस क्या होगा? वायरस लिविंग होना चाहिए कि नॉन लिविंग? तो देखिए जब वायरस कहाँ पर रहे, जब हमारा वायरस रहे आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब शरीर के बाहर, अगर वो किसी के शरीर के अंदर नहीं है, किसी के भी शरीर के अंदर नहीं है, तो जब ये शरीर के अंदर नहीं है हमारा वायरस किसके तरह बिहेव करता है? नॉन लिविंग, निर्जीव की तरह। तो देखे जब भी वायरस, जैसे मान ले अभी आप लोग के रूम में भी, हवा में भी कुछ वायरस होंगे, वो वायरस आपके बॉडी में नहीं गए,
तो जो हवा में वायरस होंगे वो किसके तरह बिहेव करेंगे? नॉन लिविंग, निर्जीव की तरह, निर्जीव की तरह। लेकिन देखिए जैसे ही हमारे वायरस कहाँ चले जाएं, हमारे शरीर के अंदर चले जाएं, इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर या किसी के भी शरीर के अंदर चले जाएं, तो वायरस हमारा किसके तरह बिहेव करने लगते हैं? सजीव की तरह, लिविंग की तरह। तो जो हमारे वायरस हैं, वायरस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर शरीर के अंदर आ गए, हमारे शरीर के अंदर आ गए, सजीव हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। जब ये बाहर चले गए तो हमारे कैसे हो जाएंगे? नॉन लिविंग हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो फाइनली बताइए वायरस ने किसके तरह काम किया? वायरस हमारा प्योर लिविंग होगा, प्योर नॉन लिविंग होगा, कि दोनों के बीच का लिंक होगा? तो आप लोग बता सकते हैं वायरस प्योर लिविंग होगा, प्योर नॉन लिविंग होगा, कि दोनों के बीच का लिंक होगा? आपका बायो 100 पेज में हो जाएगा। चलिए आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग यहां से बता सकते हैं प्योर लिविंग हम किसे बोलेंगे? जो कहीं पर भी रहे, हमेशा लिविंग हो, वो प्योर लिविंग होगा। प्योर नॉन लिविंग किसे बोलेंगे? जो दोनों मतलब बाहर अंदर कहीं पर भी रहे, नॉन लिविंग होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्योर नॉन लिविंग। तो क्या हमारा ये प्योर लिविंग या नॉन लिविंग होगा? नहीं, ये क्या होता है? दोनों के बीच का लिंक, दोनों के बीच का लिंक। और ये क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस भी शरीर के अंदर लिविंग है, लेकिन शरीर के बाहर वो भी नॉन लिविंग होता है। आप लोग देखते होंगे, हमेशा सुने होंगे कि जो कोरोना है, कोरोना हमेशा या तो टच करने से फैलता है या तो छींक खांसी से फैलता है। तो मान ले जो हवा में कोरोना है, अगर वो हवा में कोरोना जो है, आप लोग जैसे मान ले किसी को कोरोना हुआ है, उसके हाथ में आपका वायरस होगा, उसके हाथ में या उसके बॉडी में वायरस होगा, वो वायरस आपके हाथ पे चला आता है, तो अभी वो हाथ के बाहर है, हाथ के बाहर है, और हाथ के बाहर है, वो किसके तरह काम करेगा? नॉन लिविंग की तरह, नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। और आप लोग हमेशा सुने होंगे कि बिना हाथ धोए आपको नाक और मुंह में हाथ नहीं लगाना है, ऐसा सुने होंगे। तो जो हमारा वायरस हाथ के ऊपर है, अभी वो नॉन लिविंग की तरह है, लेकिन जैसे हम लोग नाक में हाथ लगा देंगे या मुंह में हाथ लगा देंगे, वो वायरस कहाँ चला गया? बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर गया, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा वो लिविंग की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब ये दोनों की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाँ जी, एक वायरस टच होते होते कई लोगों में फैलेगा, और एक वायरस से आपके करोड़ों, क्या आप लोग के मतलब जितना अनलिमिटेड नंबर हो उतना इन्फेक्शन आपका हो सकता है, अपने आप बन जाता है आपका वो अपने आप जैसे ही किसी के शरीर के अंदर गया, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप आपका लिविंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से फाइनली क्लियर हुआ, जो वायरस हैं, वायरस प्योर लिविंग नहीं होंगे, प्योर नॉन लिविंग नहीं होंगे, ये क्या होंगे? दोनों के बीच का लिंक। तो आप लोग यहां से बोल सकते हैं, क्या हमारा न्यूट्रोफिल वायरस से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता होगा? हाँ जी कृष्णा, आप ऑनलाइन है, तो चलिए बताइए, अगर आपसे पूछे क्या न्यूट्रोफिल वायरस से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता होगा? हाँ जी, मेनली आप लोग के जो भी फ्लूइड है, जैसे आंख से जा सकता है, नाक से जा सकता है, आपके मुंह से जा सकते हैं, इसी से वो जा सकते हैं। तो अब आंसर दीजिए, जो अब हम पढ़ा रहे हैं उसका आंसर दीजिए, और चलिए बताइए क्या न्यूट्रोफिल आपके वायरस से इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है? न्यूट्रोफिल किससे इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है? लिंक से कि प्योर लिविंग से? प्योर लिविंग से। तो ये आपका वायरस से इम्यूनिटी नहीं प्रदान करेगा। तो देखिए, वायरस को छोड़ के जितने भी आपके लिविंग हैं, विषाणुओं को छोड़ के जितने भी आपके सजीव जीव हैं, उन सब से इम्यूनिटी कौन प्रदान करता है? न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल आपका इम्यूनिटी प्रदान करता है। जैसे देखें, ये हमारे बैक्टीरिया से इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है, हमारे जीवाणुओं से आपकी इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है। ऐसे देखें, हमारे फंगस से इम्यूनिटी प्रदान कर सकता है, हमारे कवक आपने नाम सुना होगा, पढ़ाएंगे भी। कवक एक जीव होता है, हाँ जी, कान से भी जा सकते हैं। तो कवक एक जीव होते हैं, और कवक मेनली नमी में उगते हैं। नमी में उगने वाले जीवों को हम लोग कवक बोलते हैं। कवक से भी बीमारी हो सकती है, और कवक से भी इम्यूनिटी हमारा कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रोफिल। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि न्यूट्रोफिल जब भी इम्यूनिटी प्रदान करेगा, किससे करेगा? प्योर लिविंग शुद्ध सजीवों से। तो देखें, जो हमारा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल कैसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हमारा कैसे प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा? तो देखिए, जैसे ही ये मान लीजिए ये हमारा न्यूट्रोफिल है,
तो जैसे ही हमारा कोई बैक्टीरिया आया, पहले इसको समझे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा। तो चले देखें, जैसे ही हमारा कोई बैक्टीरिया आया तो सबसे पहले बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल। तो देखिए होता क्या है, जैसे ही हमारा कोई भी बैक्टीरिया या फंगस आया, सबसे पहले उस बैक्टीरिया और आप लोग के फंगस को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अब आगे क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी बैक्टीरिया है उसको खा जाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा। और जैसे ही बैक्टीरिया को खाया, आप लोग बताए, अगर आप लोग किसी जिंदा चीज को खा रहे हैं, पेट के अंदर जाने के बाद वो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? पेट के अंदर जाने के बाद मर जाएगा। तो ये भी क्या कर चुका है? ये भी बैक्टीरिया को खा गया है। और जैसे ही बैक्टीरिया को खाएगा, बैक्टीरिया मरेगा। और बैक्टीरिया मरा, आप लोग बीमार हो जाएंगे कि बीमारी से सुरक्षित हो जाएंगे? बीमारी से सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये करता क्या है? न्यूट्रोफिल करता क्या है? तो न्यूट्रोफिल का मेन काम क्या है? बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करना, उसे खा जाना। और जैसे ही खाया, आप लोग का बैक्टीरिया मरेगा, आप लोग को इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो फाइनली बता सकते हैं न्यूट्रोफिल ने किस प्रोसेस से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की? आप लोग से पूछा जाए न्यूट्रोफिल कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो देखिए, जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो आप लोग बोल सकते हैं इसने क्या किया? बैक्टीरिया को खा लिया। बैक्टीरिया को खा लिया तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किससे मिलकर बना होगा? सेल से, कोशिका से। तो जो भी बैक्टीरिया है वो सेल, कोशिका से मिलकर बना होगा। अब देखिए, इसने क्या किया? बैक्टीरिया को खा गया, सेल को खा गया, और सेल को खा गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भक्षण। कोशिका भक्षण। रूबी, हम लोग बीमार क्यों होते हैं? तो जब ये पांचों फेल हो जाते हैं तब हम लोग बीमार होते हैं। पहले ये बचाने का काम करते हैं, लेकिन जब ये पांचों नहीं बचा पाए देन हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो चलिए बताइए, न्यूट्रोफिल ने कैसे इम्यूनिटी प्रदान किया? तो न्यूट्रोफिल जो भी बैक्टीरिया आया था सबको खा गया, सबको खा गया। प्रोसेस का नाम क्या हुआ? सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। और इस सेल ईटिंग को साइंटिफिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सेल ईटिंग का साइंटिफिक नेम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। तो जो हमारा सेल ईटिंग है, सेल ईटिंग का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस। तो चलिए अब बताएंगे, शिवानी, मनीष, दिलीप, नीतीश, गौरव और कमल, ये लोग बताएंगे। और चलिए बताइए, अगर पूछा जाए न्यूट्रोफिल कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? न्यूट्रोफिल कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो आप लोग बता सकते हैं न्यूट्रोफिल कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करेगा? बाय सेल ईटिंग। बाय सेल ईटिंग। और सेल ईटिंग का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो सेल ईटिंग का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और इसी का हिंदी नाम क्या होता है? कोशिका भक्षण। कोशिका भक्षण। तो ये हो गया हमारा सेल ईटिंग। अब चले, अब आप लोग कौन बताएंगे? तो अब आप GS 15 वाले बताएंगे, जो हमें लग रहा है पूरी तरह से सोए हुए हैं, उन लोग का आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, बायोलॉजी में हम सब कवर करेंगे। तो GS 15 वाले बताएंगे, और वो लोग बताएंगे व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। 15 वाले बताएंगे व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग क्या होगा? वैसे आप लोग भी बता सकते हैं, 16 वाले भी बता सकते हैं, लेकिन ये मेनली 15 वाले के लिए क्वेश्चन है। और ये लोग बताएंगे व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग क्या होता है? सेल ईटिंग तो बता दिया गया, व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग? सेल ड्रिंकिंग क्या होगा? सेल को पी लेना। बिल्कुल, बहुत सही आंसर था, सेल को पी लेना। और कोई बताएंगे? सेल को पीना। सब लोग यही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, बताया नहीं हमने? बिल्कुल हमने नहीं बताया, लेकिन आप लोग से पूछा तो जा रहा है। आप लोग सोच समझ कर बताइए व्हाट इज सेल ड्रिंकिंग। सेल को पी जाना नहीं, फैगोसाइटोसिस तो सेल को खा जाना है। सेल को खा जाना हमारा क्या हुआ? फैगोसाइटोसिस। तो सेल को पी लेना क्या होगा? सेल ड्रिंकिंग का मतलब क्या होगा? तो देखिए, जो हमारा सेल ड्रिंकिंग है ये भी कौन करता है? न्यूट्रोफिल। ये भी न्यूट्रोफिल ही करता है। और चलिए अब बताते हैं आपका सेल ड्रिंकिंग क्या होता है, आपका कोशिका को पीना क्या होता है। कोशिका का पीना का मतलब क्या हुआ? तो सिंपली देखिए, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, पहले इसको समझे क्या होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा, आपको पढ़ाएंगे भी, जो भी हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। हमारी हर कोशिका के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है
जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। आपको पढ़ाएंगे, जब सेल टॉपिक पढ़ाएंगे देन हम आपको बताएंगे कि हर कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जो हमारा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य हमारे सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। लेकिन मान ले अगर उसी सेल से पूरे लिक्विड को ही आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाए, पूरी लिक्विड को ही बाहर निकाल दिया जाए, सेल जिंदा रहेगा कि सेल मर जाएगा? सेल हमारा क्या होगा? मर जाएगा, सेल हमारा मर जाएगा। तो देखिए कभी कभी न्यूट्रोफिल पूरे बैक्टीरिया को ना खाकर सिर्फ और सिर्फ उसकी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी हमारा लिक्विड है, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लिया, और जैसे लिक्विड एब्जॉर्ब हुआ बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। और बैक्टीरिया मरा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग। तो आपका क्या हुआ? सिंपली हुआ क्या? तो सेल से पूरे लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेना, इट इज सेल ड्रिंकिंग। तो जो सेल ड्रिंकिंग है, सेल ड्रिंकिंग भी हमारा कौन करेगा? न्यूट्रोफिल। वो भी हमारा न्यूट्रोफिल ही करेगा। तो आप लोग बताइए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सेल ड्रिंकिंग? रोशन, कौन सा आपने क्वेश्चन पूछा और आपको हम रिप्लाई नहीं किए? तो चलिए बताइए, आप लोग से पूछा जाए सेल ड्रिंकिंग का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो इसका साइंटिफिक नेम बहुत आसान है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो देखिए, जो हमारा सेल ड्रिंकिंग है इसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस हिंदी में बोलते हैं कोशिका पिनत्व। पिनोसाइटोसिस कोशिका पिनत्व। और आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग क्या हुआ? पीना, पीना, और यहां पर क्या हुआ? पीनो। तो हमारा क्या हो गया? सेल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। तो चलिए बताइए, न्यूट्रोफिल कौन कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? न्यूट्रोफिल कौन कौन से प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो आप लोग बता सकते हैं, न्यूट्रोफिल मेनली 2 प्रोसेस द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करेगा, एक सेल को खाकर, दूसरा सेल को पीकर। सेल को खाने को हम लोग क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। जबकि सेल के पीने को हम लोग क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा चुका है, ये दोनों आप लोग से पूछा जा चुका है, तो दोनों याद रखना है। सेल ईटिंग इज ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस। हाँ जी, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। साथ साथ जैसे भी हम आपको बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। देखिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, हम हमेशा बोलते हैं हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन दूसरे के हैंड राइटिंग में हमें उतना समझ नहीं आता जितना अपने हैंड राइटिंग में समझ आता है। तो आप लोग सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग अपना ही नोट्स बनाएं। साइटोसिस, साइट का मतलब हुआ सेल, सेल कोशिका, और कोशिका को ही तोड़कर क्या होना? खा जाना, पी जाना, इसी को हम लोग पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो हो गया। तो फाइनली न्यूट्रोफिल का फंक्शन पता चला कि ये हमेशा प्योर लिविंग से इम्यूनिटी प्रदान करेगा, लेकिन कौन से प्रोसेस द्वारा? या तो कोशिका को खाकर या तो हमारे कोशिका को पीकर। तो यहां तक समझ आया? न्यूट्रोफिल का फंक्शन समझ आया? और कभी ऐसा होगा कि हम आप ही लोग का नोट्स लेकर अपलोड भी करा देंगे। जीव द्रव्य संकुचन, सहबाज वेट कीजिए, सेल टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। तो यहां तक समझ आ गया? एंडोसाइटोसिस अलग प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा न्यूट्रोफिल। अब लास्ट हम लोग किसका फंक्शन पढ़ेंगे? तो जो लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लोग का मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का, और मोनोसाइट लिम्फोसाइट का फंक्शन पढ़े क्या होना चाहिए, आप लोग इसका फंक्शन ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग का मोनो और लिम्फो, हमने क्या बोला था? मोनो और लिम्फो जब भी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं ये एडवांस्ड इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस्ड इम्यूनिटी? एडवांस्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे हायर लेवल की इम्यूनिटी। और सबसे हायर लेवल की इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? धूल आया, नाक से छींक निकलेगा, और नाक से छींक निकलेगा, आपका धूल बाहर जाएगा, इम्यूनिटी मिल जाएगी। बैक्टीरिया आया, न्यूट्रोफिल इसे खाएगा, पिएगा, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों क्या काम करते हैं? इन दोनों का काम क्या है? तो देखिए, ये दोनों मेनली वायरस से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो जो हमारे मोनो और लिम्फो हैं, मोनो और लिम्फो मेनली किससे इम्यूनिटी प्रदान करेंगे? वायरस से। और यहाँ पर हर एक वायरस के लिए इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जैसे मान ले
अगर हमारे बॉडी में कोरोना का वायरस आया उसके लिए इम्यूनिटी अलग होगी, अगर मान ले स्वाइन फ्लू का वायरस आया उसके लिए इम्यूनिटी क्या होगी, अलग होगी। तो जब सबके लिए अलग अलग इम्यूनिटी है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस इम्यूनिटी। एडवांस इम्यूनिटी, हायर लेवल का इम्यूनिटी। प्रवेश, दोनों का अनुपात हम बताए हैं और आप लास्ट क्लास में देखिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का अनुपात बताया गया है। तो देखिए जब भी हम लोग एडवांस इम्यूनिटी की बात करते हैं, हायर लेवल की इम्यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आपके दो वर्ड यूज होते हैं, दो वर्ड यूज होते हैं। और दो वर्ड हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, तो दो वर्ड हमारे, एक जो वर्ड यूज होता है ये होता है एंटीजन। हमारा पहला जो वर्ड यूज होगा, पहला वर्ड यूज होगा एंटीजन, और एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन, प्रतिजन। जबकि सेकंड हमारा वर्ड जो यूज होता है, यहाँ पर हमारा सेकंड जो वर्ड यूज होता है, सेकंड वर्ड हमारा कौन सा यूज होगा, तो ये होगा हमारा एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। तो आप लोग को याद रखना होगा जब भी हम हायर लेवल की इम्यूनिटी की बात करें, बिल्कुल एडवांस इम्यूनिटी की बात करें, तो वहां पर हमारे दो वर्ड क्या होगा, तो एंटीजन किसे बोलते हैं, तो हमारे बॉडी में जो भी बाहर से पार्टिकल आ रहे हैं, बाहर से पार्टिकल मतलब शरीर के बाहर से जो भी पार्टिकल आ रहे हैं और ये हमारे कैसे हैं, हार्मफुल हैं। तो अगर हमारे बॉडी में बाहर से कोई पार्टिकल आ रहे हैं और ये हमारे हानिकारक पार्टिकल हैं, तो ऐसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन, एंटीजन। तो एंटीजन हमारा सिंपली क्या हुआ, एंटीजन हमारा हुआ जो भी हमारे बाहर से पार्टिकल आ रहे हैं और जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। तो आप लोग बता सकते हैं जो हमारा वायरस होगा, वायरस एंटीजन होगा कि एंटीबॉडी होगा, आप लोग बता सकते हैं वायरस हमारा एंटीजन होगा कि एंटीबॉडी होगा। तो जो वायरस है, वायरस हमारा क्या होगा, एंटीजन, एंटीजन। क्यों, क्योंकि वायरस बाहर से आ रहा है, हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो जो वायरस होगा, वायरस हमारा क्या हुआ, एंटीजन। तो एंटीजन आप लोग को बस इतना जानना है, जो भी बॉडी में बाहर से आए और जो भी हमारे लिए हार्मफुल हो उनको एक वर्ड में एंटीजन बोलेंगे। तो अब देखिए, अब हमारे बॉडी में एंटीजन आ गए, एंटीजन आ गए मतलब हार्मफुल पार्टिकल आ गए, और जैसे हमारे बॉडी में एंटीजन आएंगे हमारी बॉडी चुपचाप बैठेगी कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करेगी, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ काम करेगी। उस वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी। और देखिए इस वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए फॉरेन पार्टिकल, सिर्फ वायरस नहीं है, कुछ भी, आपका डस्ट भी फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, बैक्टीरिया भी फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, लेकिन यहां पर मेनली क्या होगा, वायरस होगा। तो चले देखें, जैसे हमारे बॉडी में वायरस आया हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पर एक प्रोटीन बनता है और इसी प्रोटीन को हम लोग नाम क्या देते हैं, एंटीबॉडी। इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो इस वायरस के, इस एंटीजन को मारने के लिए हमारे बॉडी ने एक प्रोटीन बनाया और इसी प्रोटीन को हमने क्या बोल दिया, एंटीबॉडी बोल दिया। तो आप लोग बताइए एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा। तरुण लाइव क्लास है, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप स्टार्ट कीजिएगा क्लास, उसी में आपका आंसर मिल चुका है। तो चलिए बताइए, जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, यूजफुल। तो हमारा फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए जो हमारे बॉडी ने प्रोटीन बनाया उसी को एंटीबॉडी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मैकेनिज्म हुआ, हमारे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ने कैसे इम्यूनिटी प्रदान किया। तो देखिए हमारे शरीर में एंटीजन आता है, एंटीजन मतलब वायरस आता है। जैसे ही वायरस आया हमारी बॉडी इसके लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीजन आया, हमारे शरीर ने इसके लिए क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया, और जैसी एंटीबॉडी एंटीजन से मिलेगा, ये एंटीबॉडी एंटीजन दोनों का इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, और जैसे एक दूसरे से मिलेंगे हमारा एंटीजन क्या होगा, किल हो जाएगा। और जैसे एंटीजन किल हुआ हम लोग बीमारी से बच जाएंगे कि हमें बीमारी हो जाएगी, हम बीमारी से बच जाएंगे, हम बीमारी से क्या होंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म हुआ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो आप लोग बता सकते हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, दोनों आप लोग को पता चला। एंटीजन आया, शरीर ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाया, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्या होगा, एंटीजन मरेगा, हमारी इम्यूनिटी मिल जाएगी।
तो चलिए बताए, क्या हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी सेम होता होगा? हाँ जी, एंटीबॉडी अपने आप बन जाता है। चलिए बताइए, क्या हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी सेम होता होगा? हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी सेम नहीं होता। हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी अलग अलग है, इसीलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एडवांस इम्यूनिटी। एडवांस इम्यूनिटी मतलब हायर लेवल का इम्यूनिटी। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ वायरस का एग्जाम्पल देते हैं, और आप लोग बताइए आप लोग कैसा वायरस। हाँ जी, दोनों में एंटीबॉडी में अंतर होता है, चाइल्ड और एडल्ट, लेकिन फाइनली जाकर वो काम एक ही करते हैं, एंटीबॉडी का काम एक ही होता है। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग बताइए कैसे वायरस को यहाँ पर बुलाया जाए? छोटे छोटे वायरस को बुलाया जाए कि बड़े बड़े वायरस को? आप लोग के अकॉर्डिंग वायरस को बुलाया जाएगा। आप लोग बताइए, छोटे वायरस को बुलाया जाए कि बड़े बड़े वायरस को? तो चलिए हम कुछ बड़े बड़े जो आप लोग का बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कॉज कर चुके हैं, हम उन वायरस को बुलाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देते हैं। तो आपको मान लेते हैं एक सबसे जो फेमस ही वायरस है, उसी वायरस को ले लेते हैं। और पहला वायरस है हमारा कोविड-19 है। दूसरा वायरस हम लोग कौन सा ले लेते हैं? तो दूसरा वायरस हम लोग ले लेते हैं स्वाइन फ्लू। तो ये हम लोग दूसरा वायरस ले लेते हैं, और ये दूसरा वायरस हमारा क्या हो गया? स्वाइन फ्लू का हो गया। जबकि थर्ड हम लोग वायरस कौन सा? हमने 3 वायरस को बुलाया, और 3 वायरस हमारा कोविड-19 का आ गया, स्वाइन फ्लू का आ गया, एंड थर्ड हमारा किसका आ गया? थर्ड हमारा निपाह का आ गया। तो आप लोग बता सकते हैं, क्या तीनों वायरस का शेप सेम होगा? क्या तीनों वायरस का आकार सेम होगा? तीनों वायरस का आकार सेम नहीं होगा, तीनों अलग अलग होंगे। तो चलिए मान लेते हैं जो हमारा कोविड है, मानना है हम बिल्कुल सही आकार नहीं बता रहे हैं, तो मान लेते हैं जो हमारा कोविड-19 है उस वायरस का आकार इस तरह है, इस तरह का आकार है। जो हमारा स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू वायरस का आकार इस तरह का है, जबकि जो हमारा निपाह है, निपाह का आकार इस तरह का है। तो हमने 3 वायरस को बुला लिया, और 3 वायरस हमारे कौन कौन से हो गए? कोविड का आकार ये हो गया, हमारा स्वाइन फ्लू का आकार ये हो गया, जबकि निपाह का आकार ये हो गया। तो आप लोग फाइनली बता सकते हैं ये तीनों हमारे एंटीजन है कि एंटीबॉडी है? ये तीनों हमारे एंटीजन है कि एंटीबॉडी है? तीनों हमारे क्या होंगे? तीनों एंटीजन है, तीनों वायरस है। और जब तीनों वायरस है मतलब ये तीनों क्या होंगे? एंटीजन। तो जब ये तीनों एंटीजन है, इसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी? तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। और तीनों एंटीबॉडी सेम नहीं होगा, तीनों के लिए एंटीबॉडी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो देखिए, जो हमारा कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी बनेगा बिल्कुल इसी शेप का होगा, इस तरह के शेप का होगा, दोनों का शेप बिल्कुल सेम होगा। और जब दोनों का शेप बिल्कुल सेम हुआ, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो चलिए बताइए, क्या यही एंटीबॉडी इसको किल कर सकता है? आप लोग बता सकते हैं, क्या यही एंटीबॉडी जो स्क्वायर शेप का एंटीबॉडी है, क्या इसमें फिट होगा? आप लोग खुद देखकर बता सकते हैं, ये जो स्क्वायर शेप का एंटीबॉडी है, क्या ये इसमें फिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इसी आकार का एंटीबॉडी बनेगा, मतलब इसका एंटीबॉडी क्या होगा? अलग होगा। आकार का मतलब सारे वायरस अलग अलग आकार के होते हैं, और जिस आकार के वायरस होते हैं हमारे बॉडी में उसी आकार का एंटीबॉडी भी बनता है, उसी आकार का एंटीबॉडी बनता है। तो आप लोग का सिंपली क्या हुआ? जितने भी वायरस होंगे सबका शेप अलग होगा, सबके शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा? अलग अलग एंटीबॉडी बनेगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर शेप का वायरस है, क्या इसमें ये पूरी तरह फिट हो पाएगा? इसमें पूरी तरह फिट नहीं होगा, तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या होगा? अलग बनेगा। अब सान्या आप बताएं, क्या ये जो आपका स्फेरिकल एंटीबॉडी है, ये जो स्फेरिकल एंटीबॉडी है, क्या इसमें ये फिट हो जाएगा? थर्ड वाले वायरस में ये फिट हो जाएगा? इसका शेप और इसका शेप, दोनों का शेप बिल्कुल क्या है? अलग है। तो इसको मारने के लिए क्या होगा? बिल्कुल इसी शेप का एंटीबॉडी बनेगा। तो इसको मारने के लिए बिल्कुल इसी शेप का एंटीबॉडी बनेगा, और तीनों एक दूसरे से मिलेंगे, तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। तो आप लोग को यहां से पता चला, हर एक वायरस के लिए एंटीबॉडी क्या होगा? अलग अलग होगा। और अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि हर एक वायरस का आकार अलग होता है, उसी को मारने के लिए आपका एंटीबॉडी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये होता है आपका, हर एक वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होता है। और इसीलिए अगर देखा जाए एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशन कैसा होगा,
एंटीजन और एंटीबॉडी का रिलेशन कैसा होगा? तो इसके रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके रिलेशन को बोलते हैं की लॉक रिलेशन। की लॉक रिलेशन, ताला चाबी संबंध। तो जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग बोलते हैं ताला चाबी संबंध। तो आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की लॉक रिलेशन? कमल, कुछ हमारे मैक्सिमम वायरस का एंटीबॉडी खुद बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस है जिसका एंटीबॉडी दवा खाने के बाद बनता है। सबका एंटीबॉडी अपने आप नहीं बनता। नहीं राकेश, मलेरिया वायरस से नहीं होता, प्रोटोजोआ से होता है। समझाएंगे आपको, बीमारी टॉपिक में बताएंगे। तो चलिए बताइए, की लॉक रिलेशन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की लॉक रिलेशन? अभी आप लोग बोलेंगे ताला चाबी संबंध। तो ताला चाबी संबंध का मतलब क्या होगा? चलिए बताइए, ताला चाबी संबंध का मतलब क्या होगा? तो जैसे एक ताले के लिए आपका स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही एक आपके एंटीजन को मारने के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी होगा। तो आप लोग का जैसे एक स्पेसिफिक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक क्या होगा? एक स्पेसिफिक आपका एंटीबॉडी होगा जो उसे किल कर देगा। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ताला चाबी संबंध, की लॉक रिलेशन। तो थोड़ा बहुत आप लोग चलिए लिखा हुआ नोट्स चाहिए, कोशिश करेंगे कि हम खुद बनाकर आप लोग को भेज दे। तो चलिए बताइए, फाइनली बताइए, क्या सारे वायरस एक ही एंटीबॉडी से मरेंगे? मास्टर चाबी नहीं, इसका मास्टर चाबी नहीं होता, इसमें कोई मास्टर चाबी नहीं होता। तो आप लोग फाइनली बता सकते हैं, क्या सारे वायरस एक ही एंटीबॉडी से मरेंगे कि अलग अलग एंटीबॉडी से? और अलग अलग एंटीबॉडी से मरते हैं, इसलिए इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस इम्यूनिटी। एडवांस इम्यूनिटी। तो यहां तक थोड़ा बहुत आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम आपको लास्ट क्या समझाएंगे? तो अब लास्ट हम आपको समझाएंगे कि इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का रोल क्या होता है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या काम करेंगे? कौशल एक बार क्वेश्चन पूछे, हमने ध्यान नहीं दिया होगा। तो देखिए आप लोग, इसमें क्या मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का क्या रोल होगा? तो देखिए, ये हमारा एक WBC है, और बताइए ये कौन सा WBC होना चाहिए? साइज के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग ये कौन सा WBC होना चाहिए? ये सबसे छोटा WBC है कि सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। और जब ये हमारा सबसे बड़ा WBC है, मतलब ये हमारा WBC कौन सा होगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट। तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हमारा WBC ये हो गया मोनोसाइट। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा WBC कौन सा होगा? तो जो हमारा सेकंड WBC है, ये हमारा सबसे छोटा WBC होगा, और ये WBC हमारा कौन सा होगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो चलिए अब आप लोग इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझे। वायरस के बारे में बताएंगे, प्लेग वायरस के भी बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें डिजीज टॉपिक में। जब बीमारी टॉपिक आएगा तब वायरस पढ़ाएंगे। अभी वायरस हम आपको पढ़ा नहीं रहे, अभी WBC पढ़ा रहे हैं। तो सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे, सारे वायरस के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक आना चाहिए डिजीज टॉपिक। हम लोग रोग टॉपिक में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका एक छोटा WBC है, और ये छोटा WBC हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। तो अब आप लोग इसको समझे, और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीबॉडी हमारे कौन से WBC पर बनता है? एंटीबॉडी हमारे कौन से WBC पर बनता है? तो आप लोग बताइए, एंटीबॉडी हमारे कौन से WBC पर बनता होगा? उन तीनों पर तो बनेगा नहीं, इन्हीं दोनों में से किसी पर बनेगा। और कहां पर बनता है? तो देखिए, जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी कहां पर बनता है? हमारा एंटीबॉडी बनता है लिम्फोसाइट पर। यह चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारे कौन से सेल करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग को हमेशा याद रखना है कि एंटीबॉडी हमेशा कहां से बनता है? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट से। तब हम आपको समझाते हैं, और समझाने के लिए आपको एक घर का एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा ये बताएं, जब आप लोग को किसी को मारना होता है, किसी को भी मारना हो, आप लोग उसे घर बुलाकर मारते हैं कि बाहर जाकर मारते हैं? और इसका आंसर बहुत लोग देंगे। चलिए बताइए, आपको जब भी किसी को मारना हो, आप लोग उसे घर बुलाकर मारते हैं कि बाहर जाकर मारते हैं? बता सकते हैं आप लोग? जब भी किसी को मारना हो, हम लोग उसे घर बुलाकर तो मारेंगे नहीं। अगर घर बुलाकर मारे, हमारे पेरेंट्स हमें मारने लगेंगे।
तो उसे मारने के लिए क्या होगा, हमें बाहर जाकर मारना होगा। सबसे अच्छा तरीका आपका बाहर जाकर मारना होगा। अच्छा, घर बुलाकर, अच्छा आप कभी नहीं मारते, वैसे हम भी कभी किसी को नहीं मारते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कभी कंडीशन आए तो ज्यादा अच्छा आपका क्या होगा, बाहर जाकर मारना, बाहर जाकर मारना होगा। तो देखिए ये जो आपका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को भी तो एंटीजन को मारना है, एंटीबॉडी इसको भी तो एंटीजन को मारना है। और जब इसे एंटीजन को मारना है, क्या ये एंटीजन को अपने घर बुलाकर मारेगा? ये एंटीबॉडी अपने घर में है, लिम्फोसाइट के अंदर है, लिम्फोसाइट इसका घर है, तो एंटीबॉडी अपने घर के अंदर है। एंटीबॉडी को मारना किसको है, एंटीबॉडी को, आपके एंटीजन को मारना है, एंटीजन को मारना है। तो क्या ये एंटीजन को अपने पास बुला बुला कर मारेगा या उसके घर जाकर मारेगा? उसके घर जाकर मारेगा, मतलब जहां पर वायरस होगा वहां जाकर मारेगा। और वहां जाकर मारने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकलना होगा कि नहीं होगा? वहां जाकर मारने के लिए इसे अपने घर से बाहर निकलना होगा। और देखिए इसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए आप लोग भी अपने किसी को भी मारना हो, आप लोग भी कब घर से बाहर निकलते हैं? जब आपका जिसको भी मारना है वो बाहर निकला हो, आपका दोस्त फोन करके बोलता है कि वो बाहर निकल चुका है, और जैसे वो आपको कॉल आया आप लोग जाते हैं उसको मार देते हैं। ऐसे ही इसके पास भी तो कोई ना कोई कॉल आना चाहिए कि वायरस बॉडी में आ चुका है, और जब इसके पास कॉल आएगा तभी तो ये अपने घर से बाहर निकलेगा। तो देखिए होता क्या है, इसको कॉल करने का काम कौन करता है? तो इसको कॉल करने का काम कौन करेगा? मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो देखिए जैसे ही हमारे बॉडी में कोई वायरस आया, कोई विषाणु आया, तो जैसे मान ले आपके बॉडी में कोई भी वायरस आया, कोई भी विषाणु आया, इस विषाणु को सबसे पहले कौन पहचानता है? तो इस विषाणु को सबसे पहले मोनोसाइट पहचानता है। तो याद रखिएगा, जैसे कोई वायरस आया सबसे पहले वायरस को कौन पहचानेगा? आपका मोनोसाइट पहचानेगा। और जैसे ही मोनोसाइट ने वायरस को पहचाना, इसलिए आपके मोनोकॉलिंग लिम्फो, बड़ा अच्छा आंसर था, मोनोकॉलिंग लिम्फो, अच्छा था। तो चले देखे, जैसे विषाणु को इसने मोनोसाइट ने पहचाना, अब ये कॉल तो इसके पास फोन तो होगा नहीं, तो ये आपका इसको कॉल करने के लिए यहाँ पर एक केमिकल बनाएगा, एक केमिकल बनाएगा। तो देखे मोनोसाइट को बताना है इसको कि वायरस आ चुका है, तो ये एक केमिकल बनाएगा और यहाँ से आपका एक रसायन बनता है। इस रसायन का नाम क्या होता है? साइटोकाइन। इस आपका रसायन का नाम होता है साइटोकाइन। तो पहले तो आप लोग ये बताइए साइटोकाइन कब बनेगा? साइटोकाइन कब बनेगा? वायरस आने पर कि बिना वायरस के? आप लोग बता सकते हैं साइटोकाइन कब बनेगा? वायरस आने पर कि बिना वायरस के? तो जब वायरस आया तब हमारा क्या बना? साइटोकाइन, साइटोकाइन। और ये साइटोकाइन कहां से बना? मोनोसाइट से। तो जैसे ही साइटोकाइन आपका मोनोसाइट से बना, ये कहां पहुंचेगा? लिम्फोसाइट पे पहुंचेगा। और जैसे ही लिम्फोसाइट पे पहुंचा, सुमित आपका भी आंसर हम आपको देंगे, पहले इसको देखिए। जैसे ये साइटोकाइन लिम्फोसाइट पे पहुंचा, अब लिम्फोसाइट को ही पता चल चुका है कि वायरस आ चुका है, इसको ही पता चल चुका है वायरस आ चुका है। और जैसे इससे भी पता चला, ये एक्टिवेट होगा, लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, और लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर दो पार्ट में टूट जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। और दो पार्ट कौन कौन सा दो पार्ट होगा? तो एक हमारा पार्ट क्या हुआ, ये जो एंटीबॉडी थे, ये एंटीबॉडी आपके फ्री हो गए। आपका एंटीबॉडी क्या हो गया? मुक्त हो गया। आपका एंटीबॉडी फ्री एंटीबॉडी मतलब मुक्त प्रतिरक्षी हो गया, एंटीबॉडी फ्री हो गया। और ये एंटीबॉडी फ्री होकर कहाँ जाकर मिल जाता है? तो ये एंटीबॉडी फ्री हुआ और कहाँ मिल जाएगा? प्लाज्मा में मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारा साइटोकाइन बना, लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा, और लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर ये दो पार्ट में टूट जाएगा। एक पार्ट क्या हुआ? फ्री एंटीबॉडी, और ये फ्री एंटीबॉडी जाकर किस में मिल गया? प्लाज्मा में मिल गया, प्लाज्मा में। जबकि दूसरा पार्ट कौन सा बन जाएगा? दूसरा पार्ट ये पार्ट बन जाएगा, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और दूसरा पार्ट बना मेमोरी सेल। और मेमोरी सेल, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मेमोरी कोशिका। मेमोरी सेल, मेमोरी कोशिका। तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग से पूछे व्हाट इज फ्री, अच्छा ये बताइए फ्री एंटीबॉडी किसकी वजह से बनेगा? फ्री एंटीबॉडी किसकी वजह से बनेगा? आप लोग बताइए। एंटीबॉडी फ्री करने में मेन रोल किसका है? अगर हमारा साइटोकाइन ना हो, क्या हमारा एंटीबॉडी बन पाएगा? एंटीबॉडी फ्री हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मेन रोल किसका होता है? मेन रोल होता है साइटोकाइन का, साइटोकाइन का।
तो ये चीज याद रखिएगा, जो हम लोग दवा खाते हैं, दवा मेनली किसका काम करता है? साइटोकाइन का। तो जो भी हम लोग दवा खाते हैं, हाँ जी चाहे तो ऐसे सिंपल बना सकते हैं, तो जो भी हम लोग दवा खाते हैं, दवा का मेन काम होता है साइटोकाइन की तरह काम करना। और जैसे ही साइटोकाइन की तरह काम करेगा, लिम्फोसाइट क्या करता है? उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बनाया हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने लगता है। तो चले इस यहाँ पर हम लोग फिर से ध्यान दें, यहाँ पर फिर से ध्यान दें, हमारा एंटीबॉडी फ्री हुआ, एंटीबॉडी फ्री हुआ। ये एंटीबॉडी कहाँ मिल गया? प्लाज्मा में मिल गया, प्लाज्मा में मिल गया। और आप लोग बता सकते हैं प्लाज्मा हमारा सॉलिड पार्ट था कि लिक्विड पार्ट था? जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा हमारा सॉलिड पार्ट था कि लिक्विड पार्ट था? तो आप लोग को पता है प्लाज्मा लिक्विड पार्ट था। ये प्लाज्मा पूरी बॉडी में फैलेगा, जहां जहां प्लाज्मा फैलेगा, जहां जहां वायरस होगा, उसको ये किल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? किल कर सकता है। तो जहां जहां प्लाज्मा फैला वहां वहां एंटीबॉडी फैला, और जहां जहां एंटीबॉडी फैलेगा आपका जो वायरस होगा वो क्या होगा? किल हो जाएगा। तो आपके एंटीबॉडी का मेन काम क्या हुआ? फ्री एंटीबॉडी का मेन काम क्या हुआ? टू किल एंटीजन, टू किल एंटीजन, प्रतिजन को मारना, प्रतिजन को मारना। तो जो भी हमारा प्लाज्मा के साथ एंटीबॉडी पूरी बॉडी में फैल रहा है, ये पूरा क्या करेगा? हमारे एंटीजन को किल कर देगा। तो आप लोग फाइनली बता सकते हैं व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। अब आप लोग इसका आंसर पूरी सही तरीके से दे सकते हैं, व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी। आप लोग पहले क्लास से कई बार ये क्वेश्चन पूछता है प्लाज्मा थेरेपी, तो अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है? उसके बाद हम मेमोरी सेल के बारे में बता रहे हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए, अब आप लोग प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है? तो जिसको भी कोरोना हुआ होगा, जिसको भी कोविड हुआ होगा, उसको दवा दिया गया होगा, और जैसे ही दवा दिया गया होगा, जो भी हमारा कोरोना के पेशेंट होंगे उनको दवा दिया गया होगा, और जैसे ही दवा दिया गया होगा उनके बॉडी में क्या होगा? एंटीबॉडी बना होगा। वो एंटीबॉडी आपका कहाँ मिल गया होगा? प्लाज्मा में मिल गया होगा। तो जो भी कोरोना से सही हो चुके हैं उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? आप लोग बता सकते हैं। जो भी कोरोना से सही हो चुके हैं उनके ब्लड में उसका एंटीबॉडी होगा कि नहीं होगा? एंटीबॉडी होगा। अगर उसी एंटीबॉडी को निकाल कर हम लोग पेशेंट को दे दे, डायरेक्ट हम लोग एंटीबॉडी पेशेंट को दे दे, उसके लिए यूजफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसके लिए यूजफुल हो सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है? प्लाज्मा थेरेपी सिंपली क्या हुआ, तो जो भी बीमार हो चुके हैं, बीमार होने के बाद जो सही हो चुके हैं, तो उनके ब्लड में, उनके प्लाज्मा में उस बीमारी का एंटीबॉडी बन चुका होगा, एंटीबॉडी बन चुका होगा, और उसी एंटीबॉडी को निकाल कर अगर हम लोग पेशेंट को दे दे, इसी थेरेपी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। तो आप लोग बताएं, क्या हम लोग उस टाइम प्लाज्मा थेरेपी समझ पाते? जब तक आपको एंटीजन ही नहीं पता था, प्लाज्मा ही नहीं पता था, कि आप लोग प्लाज्मा थेरेपी समझ पाते? नहीं समझ पाते। इसीलिए हर एक चीज को समझाने का एक टाइम होता है। तो आप लोग टाइम देंगे, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ आप लोग को समझ आ जाएगा। तो अब समझ आ गया होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो चलिए अब आप लोग बताएंगे व्हाट इज मेमोरी सेल। एंटीबॉडी कैसे निकालेंगे? उसके ब्लड को निकालकर, ब्लड को निकालेंगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और जो उसका प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा को ही दे देंगे, उसमें इंजेक्ट कर देंगे। तो एंटीबॉडी डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, प्लाज्मा को इंजेक्ट करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन जो सही हो चुके हैं, उनके प्लाज्मा को निकालकर जो पेशेंट है उन्हीं को दे देना, उसी को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो चलिए बताइए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल नाम से क्या लग रहा है? सानिया लास्ट में दोबारा समझाते हैं, वेट कीजिए उसके लिए। तो चलिए बताइए, मेमोरी सेल क्या होगा, मेमोरी कोशिका क्या होगी? तो मेमोरी कोशिका नाम से ही लग रहा है, जो हमारे इन्फेक्शन को मेमोराइज करे, उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी सेल। उसी को हम लोग मेमोरी सेल बोलते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना होगा, आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा कि अगर हमें चेचक एक बार हो जाए, हमें लाइफ में दोबारा चेचक नहीं होता, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। चलिए हम प्लाज्मा थेरेपी लास्ट में आपको 5 मिनट दोबारा समझाएंगे प्लाज्मा थेरेपी, उसके लिए वेट कीजिए, सब कुछ बताएंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ उससे रिलेटेड बताएंगे। अभी जो पढ़ा रहे पहले उसको समझे। तो हम क्या बता रहे हैं, आपने सुना होगा कि अगर हमें चेचक एक बार हो जाए, लाइफ में दोबारा हमें चेचक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर एक बार हमें कोई बीमारी हो जाए, उसके लिए हमारी बॉडी में क्या बन जाती है? मेमोरी सेल बन जाती है।
और वो मेमोरी सेल दोबारा बीमारी करने से रोकती है। तो मेमोरी सेल का मेन काम क्या है? मेमोरी कोशिका का मेन काम क्या होता है? तो मेमोरी कोशिका का मेन काम है कोई बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी आपकी दोबारा ना हो, उसी को रोकने का काम कौन करता है? मेमोरी सेल। आशुतोष बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 2 बार हो चुका होगा। ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा चिकन पॉक्स होता है, जो चेचक होता है चिकन पॉक्स एक तरह का होता ही नहीं है, वो 2 तरह का होता है। और 2 तरह का हमारा कौन कौन सा होता है? चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, काउ पॉक्स, 3 तरह का होता है। तो चेचक, अगर हम लोग वायरस सिर्फ नॉर्मल चेचक बोले, वो 3 बार हो सकता है क्योंकि जो चेचक है वो 3 तरह के वायरस से होता है। तो हमने क्या बोला? कोई भी बीमारी अगर एक वायरस से हो रही है, सिंगल वायरस से हो रही है, तो सिंगल वायरस से होने वाली बीमारी दोबारा नहीं हो सकती और उसी को बचाने का काम कौन करता है? मेमोरी सेल। और बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा, जो कोरोना है, अगर कोरोना एक बार हो जाए, कोरोना दोबारा नहीं हो सकता है। कोरोना दोबारा नहीं हो सकता। और कोरोना दोबारा क्यों नहीं हो सकता? किसके कारण? मेमोरी सेल के कारण। तो मेमोरी सेल का मेन, हाँ जी बिल्कुल, दूसरी बार नहीं होगा। तो आप लोग के मेमोरी सेल का मेन काम ही क्या हुआ? तो मेमोरी सेल का मेन काम हुआ जो भी बीमारी एक वायरस से हो वो लाइफ में सिर्फ एक बार होती है और उसी को आपका कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, मेमोरी कोशिका। कफ, बिल्कुल हम वही बताने जा रहे थे, कफ क्यों बार बार होता है? कफ बार बार क्यों होगा? तो देखिए कफ बार बार क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे कफ और कोल्ड के वायरस हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। आपका हर सीजन में आप लोग का जो कफ और कोल्ड के वायरस है वो क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। तो जब हर बार वायरस चेंज हो रहे हैं, क्या मेमोरी सेल हमारा उसके लिए काम करेगा? वायरस हर बार चेंज हो रहे हैं और जब हर बार चेंज हो रहा है मतलब आप लोग का कफ जो है वो दोबारा आप लोग का बार बार हो सकता है। हर्ड इम्यूनिटी यही होता है, हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के लिए एंटीबॉडी बना ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। देखिए सेकेंड टाइम कोरोना किसको हो रहा है? जिसका कोरोना एक टाइम में पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है उसको दोबारा इन्फेक्शन। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे बॉडी में वायरस है लेकिन टेस्ट में वो नेगेटिव आ जाता है। ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में वायरस है लेकिन टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, तो क्या होता है? दोबारा वही वायरस आपका जो है वो सिम्टम दे सकता है। लेकिन अगर एक बार वायरस पूरी तरह खत्म हो गया वो दोबारा कभी आपको सिम्टम नहीं दे सकता है। तो दोबारा इसलिए होता है क्योंकि वायरस के कुछ पार्ट आपकी बॉडी में रह जाते हैं। इसलिए लास्ट क्लास में बताए थे इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं। हाँ जी, सारी बीमारी अलग अलग वायरस की वजह से होती है। तो आप लोग को पता चला फाइनली हर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो हमारी बॉडी आपका इम्यूनिटी बना ले, वही हमारा क्या होता है? हर्ड इम्यूनिटी। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हुआ, जो भी बीमारी एक वायरस से हो, सिंगल वायरस से, वो आपका एक ही बार होता है और उसी को आपका खत्म करने का काम कौन करता है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल। तो ये हो गया आपका मेमोरी सेल का काम, दोबारा आपको वही बीमारी ना हो उसी को बचाता है आप लोग का मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल का मेन काम क्या हुआ? इसका मेन काम हुआ को याद रखना, सारे संक्रमण को याद रखना। हेपेटाइटिस क्यों बार बार हो जाता है? हेपेटाइटिस भी एक तरह का नहीं होता, हेपेटाइटिस भी A, B, C, आपका E भी होता है। तो जितने तरह के वायरस होंगे उतने बार आपको बीमारी हो सकता है। तो आपके अभी तो बताया प्रयाग, कोल्ड और फीवर के क्या होते हैं? आप लोग के वायरस हर बार चेंज हो जाते हैं और जब हर बार चेंज हो जाते हैं मतलब बीमारी भी क्या हो सकती है? बार बार हो सकती है। हाँ, दूसरी वायरस से हो सकती है। तो चले अब इसको जल्दी खत्म करें, उसके बाद आप लोग का डाउट भी लेना है। डाउट अब ये समझाने के बाद ही अब आप लोग डाउट पूछेंगे। तो हम आपसे क्या बता रहे हैं, मेमोरी सेल का क्या आप लोग का यूज होता है? मेमोरी सेल का भी तो कोई यूज होता होगा, ऐसे ही तो आपका मेमोरी सेल है नहीं। तो देखिए मेमोरी सेल का मेन क्या यूज होता है, तो आप लोग को क्लियर हो गया। जो भी बीमारी एक आपके वायरस से हो वो लाइफ में एक ही बार हो, उसी को याद रखने का काम करता है मेमोरी सेल। और इससे हम आपको क्या क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही पढ़ाते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग का क्वेश्चन उससे मिल जाए। तो देखिए आपका क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, आप सब लोगों ने वैक्सीन के बारे में सुना होगा, वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण। अब कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा आप लोग 10-50 के बाद क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हम किसी का आंसर नहीं देने वाले, पहले हम ये समझाने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन का नाम सुना होगा, टीकाकरण का नाम सुना होगा।
और आप लोग बताइए व्हाट इज टीकाकरण? ये वाला टीकाकरण जो आप लोग सिर पे लगाते हैं वो वाला टीकाकरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। टीकाकरण का मतलब क्या हुआ? आपका इंजेक्शन लगाना या जैसे पोलियो का ड्रॉप पिलाना होता है, वो हमारा क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैक्सीनेशन? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैक्सीनेशन का मेन एम क्या होता है? टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैक्सीनेशन, तो आप लोग बता सकते हैं वैक्सीनेशन का मेन आप लोग का उद्देश्य क्या होगा? आप लोग का एंटीबॉडी बनाना या फिर आप लोग का मेमोरी सेल डेवलप करना? थोड़ा बहुत आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? एंटीबॉडी बनाना या मेमोरी सेल जनरेट करना? तो चलिए जब तक आप लोग सोच रहे हैं तब तक हम वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं, टीकाकरण, टीका के बारे में बताते हैं। तो चलिए पहले टीका की डिस्कवरी बता दे क्या होता है। तो जो हमारा वैक्सीन है, सबसे पहला वैक्सीन हमारा किसका बना था? सबसे पहला टीका हमारा किसका बना था? तो पहला जो वैक्सीन बना था ये हमारे स्मॉल पॉक्स का बना था। चेचक का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। तो पहला जो वैक्सीन बना था ये हमारा बना था स्मॉल पॉक्स का। और इसको डिस्कवर किसने किया था? पहला वैक्सीन बनाया किसने था? तो पहला जो वैक्सीन था वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहला आप लोग का वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स का, चेचक का। और इसीलिए एडवर्ड जेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक। तो जो हमारे एडवर्ड जेनर हैं, एडवर्ड जेनर को हम लोग बोल सकते हैं टीकाकरण के जनक। तो इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाया, इसलिए इनको हम बोल देंगे फादर ऑफ वैक्सीनेशन। या आप लोग का वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी बनती है, प्रतिरोधक क्षमता बनती है, और प्रतिरोधक क्षमता बनने के कारण इनको नेक्स्ट हम लोग नाम क्या देते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इनका दो नाम है, एडवर्ड जेनर का दो नाम है, और एडवर्ड जेनर को हम लोग दो नाम से जानते हैं। पहला फादर ऑफ वैक्सीनेशन, जबकि दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो देखिए व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है पहले इसको ध्यान से समझे। दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं लेकिन पहले समझने के बाद। तो चलिए पहले समझे वैक्सीन होता क्या है, व्हाट इज टीका। तो देखिए वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन हमेशा वही वायरस होता है जिससे बीमारी होती है। जिससे भी बीमारी होती है उसी वायरस को हम लोग लेकर वैक्सीन बनाते हैं। जैसे जब एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया होगा, एडवर्ड जेनर ने किसका वैक्सीन बनाया था? स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का। तो एडवर्ड जेनर क्या किए होंगे? एडवर्ड जेनर आपके स्मॉल पॉक्स के वायरस को लिए होंगे। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के वायरस को उन्होंने निकाला, और जैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस को निकाला, इसी स्मॉल पॉक्स के वायरस से हम वैक्सीन बनाते हैं। कैसे वैक्सीन बनाएंगे? तो ये जो हमारा स्मॉल पॉक्स का वायरस है, सबसे पहले हम इसे क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे। इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उसी प्रोटीन को निकाल देंगे, यही हमारा क्या होगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो पहला, सबसे पहला अगर पूछे व्हाट इज वैक्सीन, वैक्सीन है क्या? तो वैक्सीन सेम वही वायरस होता है जो बीमारी कॉज करता है। जो भी बीमारी कॉज करने वाला वायरस है वही हमारा वैक्सीन भी बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जिस भी बीमारी का वायरस, जिस भी बीमारी का वैक्सीन बनाना होगा, सबसे पहले उसका वायरस लेते हैं, और उस वायरस का जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है उसको हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट किए और फिर इसी हम लोग वायरस को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसका जो भी खतरनाक पार्ट है, जो भी बीमारी करने वाला पार्ट है, उसको हमने क्या कर दिया? बाहर निकाला, और जो हमारा बचा हुआ वायरस है उसको बॉडी के अंदर दवा में, कुछ दवा में मिलाकर शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। अब देखिए, अब हम जैसे ही वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी में वायरस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लोग यहां से देख रहे हैं, वही वायरस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम लोग क्या करें? उसी वायरस को डीएक्टिवेट करके शरीर में डाल रहे हैं। तो जैसे हमने इंजेक्शन लगाया, आपका क्या हुआ? वही जो वायरस है वो वायरस आपके बॉडी के अंदर गया। सेम वायरस आपके बॉडी के अंदर गया, और जैसे ही सेम वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा, ये सारा आपका प्रोसेस होगा जो अभी मोनोसाइट लिम्फोसाइट वाला बताया आप लोग का। उसमें एंटीबॉडी बनेगा कि नहीं बनेगा? याद कीजिए, जो दो पार्ट में टूट रहा है, इस वायरस के लिए एंटीबॉडी तो बनेगा, साथ साथ इसका मेमोरी सेल बनेगा कि नहीं बनेगा? साथ साथ इसका मेमोरी सेल भी बन जाएगा। और जैसे इसका एक बार मेमोरी सेल बना, इस वायरस के लिए एक बार मेमोरी सेल बना,
क्या दोबारा ये वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो देखिए, जैसे ही हमारा डीएक्टिवेटेड स्मॉल पॉक्स का वायरस गया, हमारा लिम्फोसाइट क्या होगा? इसका लिम्फोसाइट क्या होगा? एंटीबॉडी में फ्री हो जाएगा। साथ साथ हमारा क्या बन जाएगा? मेमोरी सेल बन जाएगा। और जैसे एक बार मेमोरी सेल बना, क्या दोबारा ये वायरस हमें बीमारी कॉज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फाइनली अब आप लोग बता सकते हैं, व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैक्सीनेशन? व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैक्सीनेशन? एंटीबॉडी बनाना या मेमोरी सेल डेवलप करना? मेमोरी सेल डेवलप करना। तो याद रखिएगा, आप लोग का वैक्सीनेशन का मेन काम क्या हुआ? मेन एम क्या हुआ? टू जनरेट मेमोरी सेल। टू जनरेट मेमोरी सेल, मेमोरी कोशिका को विकसित करना, मेमोरी कोशिका को विकसित करना। तो समझ आया वैक्सीन होता क्या है? पोलियो का डोज बार बार इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि पोलियो का वायरस हमारे शरीर में दो तरह का होता है। एक बार जब हम लोग डोज देते हैं, एक डीएक्टिवेट होता है, दूसरा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे ही करते करते बार बार देने के वजह से आप लोग का बार बार इसीलिए डोज देना पड़ता है कि दोनों को साथ में डीएक्टिवेट किया जा सके। हाँ जी, आप लोग का बिल्कुल। वैक्सीनेशन के बाद फीवर क्यों होगा? तो आप लोग का फीवर होना पता है क्या बताता है? अगर आपको फीवर हो रहा है, फीवर बताता है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है। फीवर होने का मतलब है बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसे ही शरीर में ये वायरस गया, बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी, तभी तो ये सारा प्रोसेस होगा। और ये सारा प्रोसेस होना क्या बता रहा है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है। और इम्यूनिटी प्रोड्यूस होने के टाइम आप लोग को फीवर हो जाता है। अच्छा, इतना इजी लग रहा है। इतना इजी होता तो हर बीमारी की तुरंत वैक्सीन नहीं बन जाती। ये तो हमने सिंपल फॉर्म में बता दिया, लेकिन इतना आसान नहीं होता आप लोग का वैक्सीन बनाना। वैक्सीन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो क्या हुआ? फाइनली पता चला वैक्सीनेशन क्या हुआ? वैक्सीनेशन सेम वायरस हुआ, और सेम वायरस हुआ, सेम वायरस को हम लोग डीएक्टिवेट करके शरीर के अंदर डालेंगे। और जैसे ही शरीर के अंदर डालेंगे, शरीर में मेमोरी सेल बनेगा। मेमोरी सेल एक बार बन गया, दोबारा आपके उस बीमारी को होने से रोकेगा। तो इसीलिए वायरस बॉडी से बाहर नहीं निकालते, उसको दवा से डीएक्टिवेट करते हैं। हो गया? तो ये हो गया वैक्सीनेशन। तो अब बताएंगे कौन कौन बताएंगे? भरत, किशोरी, सोनिया, और इधर से बताएंगे शिवम, धीरज और शिवपूजन। और ये लोग बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाए? मेमोरी सेल का लाइफ स्पैन कितना होगा? मेमोरी सेल का जीवन काल कितना होगा? टाइम पर टीका ना लिया गया तो वही आपका मेमोरी सेल डेवलप नहीं हो पाएगा, और मेमोरी सेल डेवलप नहीं हो पाएगा, आप लोग बार बार उस बीमारी से बच नहीं पाएंगे। इतना टाइम क्यों लगता है? सबसे पहले तो ये टाइम लगता है कि वायरस का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हानिकारक है, उसको पता करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए वैक्सीन बनाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, जब ये सारा काम खुद ही करता है तो हम लोग दवा क्यों खाते हैं? क्योंकि सारा काम बॉडी खुद नहीं कर सकता। कई बार बॉडी को कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और वही कैटलिस्ट हमारी दवाइयाँ देने का काम करती हैं। तो दवाइयाँ मेन क्या काम करती हैं? एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं। तो चलिए देखें, बिल्कुल सही आंसर है। हमने पूछा लाइफ स्पैन ऑफ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का जीवन काल कितना होगा? तो जो मेमोरी सेल है बच्चों में एक बार बनता है, एक बार बनने के बाद पूरी लाइफ आपका सुरक्षा प्रदान करता है। और जब पूरी लाइफ सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी सेल का जीवन काल कितना होगा? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम पूरी जीवन, पूरी जीवन। तो ये हो गया हमारी मेमोरी सेल का जीवन काल, पूरी जीवन। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बता दिया गया। तो चलिए एक बार हम आपको WBC रिवाइज करा देते हैं, और WBC रिवाइज करने के बाद आप लोग का क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग सबसे पहले बताइए, अगर पूछे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC? WBC का मेन काम क्या होगा? सोनिया, हम आपको चिकन पॉक्स पढ़ाएंगे, पोलियो भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको डिजीज टॉपिक का वेट करना होगा। डिजीज टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें ये सब कुछ बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, WBC का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या हुआ? प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। व्हाट इज द शेप ऑफ WBC? WBC का आपका शेप कैसा होता है? तो WBC का कोई शेप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और उसी को क्या बोल रहे थे? अमीबा शेप, अमीबा शेप, या फिर हम लोग क्या बोल रहे थे? इरेगुलर, इरेगुलर। तो WBC का कोई आकार नहीं था। नेक्स्ट आप लोग से क्वेश्चन पूछे,
WBC में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? WBC में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? तो WBC में न्यूक्लियस होता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कौन सा WBC है जिसमें अनलिमिटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं? कौन सा WBC है जिसमें अनलिमिटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो कौन सा WBC होगा जिसमें अनलिमिटेड न्यूक्लियस पाए जाएंगे? आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अनलिमिटेड नहीं, बेसोफिल में 2 से 3 होते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल में क्या होंगे? अनलिमिटेड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, हिस्टामीन कहां से बनता है? हिस्टामीन कहां से बनता है? हिस्टामीन हमारा कौन से सेल से बनेगा? तो हिस्टामीन कहां से बनता है? बेसोफिल। पढ़ा चुके हैं, जो हमारा हिस्टामीन है वो बेसोफिल से बनता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, आपकी एंटीबॉडी कहां से बनती है? एंटीबॉडी कहां से बनती है? पढ़ा चुके हैं ये भी, और ये बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग को पता होना चाहिए। एंटीबॉडी कहां से बन रही थी? लिम्फोसाइट से। सबके कमेंट आ रहे हैं तो आप लोग को पता है जो हमारी एंटीबॉडी है लिम्फोसाइट से बनती है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का मेन काम क्या होगा? जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का मेन काम क्या होगा? तो वैक्सीनेशन का मेन काम क्या होगा आप लोग का? सिंपली टू जनरेट मेमोरी सेल, मेमोरी सेल को जनरेट करना। लास्ट बताइए, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोलेंगे? बता चुके हैं। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन से होंगे? ये होंगे हमारे एडवर्ड जेनर। 2 क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम आप लोग का डाउट लेकर ही जाएंगे, भले 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगे, लेकिन 2 क्वेश्चन बताने के बाद डाउट लेंगे। और क्या क्वेश्चन है आप लोग से पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? इनमें से कौन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दे, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? इनमें से कौन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? एंड ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है मोनोसाइट, फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसाइट, दूसरा ऑप्शन है आप लोग के पास ल्यूकोसाइट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास लिम्फोसाइट एंड लास्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल। आप लोग बताइए इनमें से कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? इनमें से कौन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? Which of the following provides immunity? मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। कौन सा होना चाहिए? ऑल का ऑप्शन नहीं है, एक ही आंसर देना है। ऑल का ऑप्शन नहीं है तब आप लोग आंसर दे, क्या होना चाहिए? लिम्फोसाइट। अच्छा आप लोग एक ध्यान दे, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और आपका न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल तीनों किसका पार्ट है? तीनों किसका पार्ट है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और आपका न्यूट्रोफिल तीनों किसका पार्ट है? पहले ये बताएं, तीनों किसके टाइप हैं? तीनों टाइप किसके हैं? WBC के। तीनों WBC के टाइप हैं। और WBC को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? WBC को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। तो अगर एक आंसर देना हो, एक आंसर हम लोग क्या देंगे? ल्यूकोसाइट। तो ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, सिंगल आंसर हुआ ल्यूकोसाइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है? बता तो चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एड्स वायरस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन पूछे, जल्दी से क्वेश्चन पूछे। अच्छा एक था आप लोग का एक क्वेश्चन ये था कि प्लाज्मा थेरेपी को दोबारा समझाया जाए। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, ध्यान से समझे। प्लाज्मा थेरेपी अभी हमने बताया, जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है, बीमारी के बाद क्या होता है, हमारे शरीर में उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है। कोरोना भी होगा, कोरोना के लिए भी हमारे बॉडी में, जब हम लोग सही हो जाएंगे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें, अगर मान ले किसी को भी कोरोना हुआ है, वो सही हो चुका है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, उसके ब्लड को निकालेंगे, ब्लड को निकालकर प्लाज्मा उससे अलग कर लेंगे और सेम ग्रुप के पर्सन को, जैसे किसी का ए हुआ तो ए वाले को, बी हुआ बी वाले को हम लोग क्या कर दे, वो प्लाज्मा प्रोवाइड कर दे। तो अगर हम लोग किसी पेशेंट को प्लाज्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लाज्मा में आप लोग का एंटीबॉडी है कि नहीं है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी है,
वो एंटीबॉडी जाकर पेशेंट को आपका सही कर सकता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। तो क्योर वाले पर्सन का प्लाज्मा को लेकर आपके पेशेंट में डाल देना ताकि उसमें भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाए, इसी को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। और कोई क्वेश्चन? किस केस में एंटीजन एंटीबॉडी को किल नहीं कर सकता? वो डिपेंड करता है। पोलियो छोटी बच्चों की मात्रा डाला जाता है। पोलियो जो भी आपका वैक्सीन होता है, वैक्सीन का एक लाइफ होता है, एक टाइम होता है कि इतने ही टाइम पर देने पर आपका वो सही कर सकता है, इसलिए उसी टाइम पर वो आपका देना चाहिए। हाँ जी, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। कोविड का वैक्सीन कब आएगा नहीं पता। ब्लड क्लॉटिंग डिटेल में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका ब्लड क्लॉटिंग पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। और कोई क्वेश्चन? यूपीएससी के लिए इतना काफी नहीं है। यूपीएससी के लिए ये बेस तैयार करने के लिए सही है। यूपीएससी में मेनली टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में। इबोला वायरस सहबाज बताएंगे, आपका डिजीज टॉपिक आ दीजिए तब आपको समझाएंगे। क्योंकि सब वैक्सीन का एक आपका लाइफ होता है कि उतने ही टाइम पर वो आपका दिया जा सकता है, इसीलिए आप लोग का जो पोलियो है वो 5 साल तक ही लगाया जाता है। फीवर में इंजेक्शन क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं, फीवर में भी इंजेक्शन लग सकता है, सब बताएंगे। निपा वायरस बताएंगे। अस्थमा कोई वायरस की वजह से नहीं होता। अस्थमा मेनली एक ऐसी बीमारी है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, खून कैसे थक्का जमता है, ऐसे आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू क्लास।